हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 8, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। देखो, 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो आज़ादी के साथ साथ ना हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस देश को आगे कैसे बढ़ाएं। अंग्रेज़ों ने 200 साल तक हमारी इकोनॉमी को, हमारे उद्योगों को ऐसी हालत में छोड़ा था कि हमें सब कुछ जीरो से शुरू करना था। हमारी एग्रीकल्चर पिछड़ी हुई थी, इंडस्ट्रीज के नाम पर बस कुछ टेक्सटाइल मिल्स थे और देश का ज्यादातर पैसा तो इंग्लैंड जा चुका था। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में समझेंगे कि आज़ादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में इंडिया ने अपनी इंडस्ट्रियल और ट्रेड जर्नी यानी उद्योग और व्यापार की यात्रा कैसे शुरू की। वो कौन सी पॉलिसीज थी, वो कौन से कदम थे जिन्होंने आज के आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रूशल स्टोरी है आपके एग्जाम्स के लिए, जिससे आपको इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री का फाउंडेशन समझ आएगा। सो लेट्स बिगिन। चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की जर्नी शुरू करने से पहले हमारा लर्निंग रोड मैप देख लेते हैं ताकि आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर मिल जाए। सबसे पहले सेक्शन 1 में हम इंडिया की इंडस्ट्रियल फाउंडेशन यानी औद्योगिक नींव के बारे में पढ़ेंगे। फिर सेक्शन 2 में विल टॉक अबाउट द फैब्रिक ऑफ द नेशन, जहां हम इंडिया की शान द टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समझेंगे। सेक्शन 3 में हम क्राफ्ट्स, कार्स एंड प्रोग्रेस कवर करेंगे, एक खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट जहां हम परंपरागत कला और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक साथ देखेंगे। इसके बाद सेक्शन 4 में वी विल स्टडी द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंडिया, वो कोर इंडस्ट्रीज जिनके बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। सेक्शन 5 में हम व्हील्स एंड विलेज सेल्फ रिलायंस पर फोकस करेंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्शन 6 में हम एक डिटेल्ड फुल चैप्टर रीकैप करेंगे ताकि सारे पॉइंट्स आपके माइंड में परफेक्टली सेट हो जाएं। रेडी? लेट्स स्टार्ट। तो सेक्शन 1, इंडियाज इंडस्ट्रियल फाउंडेशन। स्टूडेंट्स, एक बार इमेजिन कीजिए, एक नया देश आजाद हुआ है। उसे रोड्स, डैम्स, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स सब कुछ बनाना है। लेकिन इन सब के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? ऑफ कोर्स, पैसा, कैपिटल। आजादी के टाइम इंडिया में प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट तो थे, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था, या शायद वो एक नए आजाद हुए देश में इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि पूरे देश के लिए इंडस्ट्रीज खड़ी कर दें। इसलिए आजाद इंडिया की सरकार ने, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह जिम्मेदारी उठाई। हमारे लीडर्स ने एक मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे। उन्होंने सोचा कि अगर देश में इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस लानी है तो वी नीड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पिलर्स, यानी ऐसे मजबूत संस्थान जो इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म फाइनेंस मतलब लंबे समय का कर्ज दे सके। तो इस सेक्शन में हम उन्हीं पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाए। स्क्रीन पर इस टाइमलाइन को आराम से देखिए। आज़ादी मिली 1947 में और ठीक अगले ही साल 1948 में द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जस्ट 1 ईयर। ये दिखाता है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस समय के लीडर्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर कितने सीरियस थे। उनका मानना था कि देश की गरीबी हटाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए इंडस्ट्रीज का विकास सबसे जरूरी है। फिर उसके कुछ साल बाद 1954 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाई गई। स्टूडेंट्स, ये दोनों डेट्स और इनके फुल फॉर्म्स आपके 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इन्हें अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिए। 1948 फॉर IFCI एंड 1954 फॉर IDC। तो सबसे पहले बात करते हैं IFCI की। फुल फॉर्म तो याद रखना ही है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश्ड इन 1948। अच्छा, इसका मेन पर्पस क्या था? जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स। अब ये लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है? लॉन्ग टर्म का मतलब है लंबे समय के लिए, और लोन यानी कर्ज। ये लोन छोटी मोटी जरूरतों के लिए नहीं था, जैसे कार खरीदना या घर बनाना, बिल्कुल नहीं। ये लोन था बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे एक पूरी स्टील फैक्ट्री लगानी है, विदेश से बड़ी बड़ी मशीन्स इंपोर्ट करनी है, या एक बड़ा डैम बनाना है। इन प्रोजेक्ट्स में हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है और प्रॉफिट आने में सालों लग जाते हैं। इसलिए इन्हें ऐसा कर्ज चाहिए था जिससे चुकाने के लिए 10, 15 या 20 साल का टाइम मिले। IFCI को इसीलिए बनाया गया था, टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म कैपिटल टू बिल्ड मॉडर्न इंडियाज इंडस्ट्रियल बेस। अब आते हैं 1954 में स्थापित हुई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या IDC पर। आपके मन में एक सवाल आएगा कि जब लोन देने के लिए IFCI थी तो फिर IDC की क्या जरूरत पड़ गई? वेल, इन दोनों का काम बिल्कुल अलग था। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए IFCI एक बैंक है जो आपको घर बनाने के लिए लोन देता है, लेकिन IDC एक चीफ आर्किटेक्ट और सिटी प्लानर की तरह थी। इसका काम सिर्फ पैसा देना नहीं था, बल्कि पूरे देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्लान करना और गाइड करना था। IDC रिसर्च करती थी कि देश को इस वक्त स्टील की जरूरत है या सीमेंट की,
कौन सी फैक्ट्री कहाँ लगनी चाहिए, पिछड़े इलाकों में ताकि वहाँ डेवलपमेंट हो, या पोर्ट के पास ताकि एक्सपोर्ट आसान हो, ताकि पूरे देश का बैलेंस्ड और तेजी से विकास हो। सो इन सिंपल वर्ड्स, IFCI gave the money and IDC gave the plan and direction for the entire industrial sector. चलिए अब हम आते हैं सेक्शन 2 पर, द फैब्रिक ऑफ द नेशन। यहाँ हम बात करेंगे कपड़ा उद्योग की। स्टूडेंट्स, इंडिया की कहानी कपड़े के बिना अधूरी है। हजारों साल से फ्रॉम द टाइम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडियन कॉटन एंड फैब्रिक्स जैसे मसलिन पूरी दुनिया में फेमस थे। लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान उन्होंने जानबूझकर हमारी इस इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। क्यों? ताकि वो अपनी मिल्स में बना कपड़ा यहाँ बेच सकें। तो आज़ादी के बाद ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसे फिर से खड़ा करना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज़ में से एक था। सो नाउ लेट्स डाइव इनटू वन ऑफ इंडियाज़ ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बच्चों, इस नंबर को देखिए और अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए, 14%। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स 14% टू इंडियाज टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन इसकी अहमियत समझिए। अगर इंडिया की सारी फैक्ट्रीज मिलकर एक साल में 100 रुपए का सामान बनाती हैं, तो उसमें से 14 रुपए का सामान अकेले कपड़ा इंडस्ट्री से आता है। किसी भी एक सिंगल इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इट शोज दैट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज नॉट जस्ट एनी इंडस्ट्री, इट इज द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्रियल आउटपुट। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल्स, ये 14% का फिगर आपको जरूर लिखना है टू गेट फुल मार्क्स। अब देखो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर 2 मेन पार्ट्स हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक है पावरलूम, जो मशीन बेस्ड है। पावरलूम्स बिजली से चलते हैं और बहुत तेजी से लार्ज क्वांटिटीज में कपड़ा बनाते हैं। दूसरा है हैंडलूम, जो मैनुअल है, यानी हाथ से चलता है। इसमें हमारे कारीगर, हमारे वीवर्स अपनी कला से कपड़ा बुनते हैं। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हैंडलूम इज लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब है एन इंडस्ट्री विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लेबर और वर्कर्स, यानी एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। इंडिया जैसे देश के लिए, जहां पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये लाखों लोगों को, स्पेशली गांवों में, एम्प्लॉयमेंट देती हैं। अच्छा, अब जब इंडिया ने बड़े स्केल पर कपड़ा बनाना शुरू किया, तो एक नई जरूरत सामने आई, क्वालिटी कंट्रोल। इसीलिए 1963 में द गवर्नमेंट पास द टेक्सटाइल कमिटी एक्ट। अब ये कानून क्यों बनाया गया? इसका पर्पस था टू सेट एंड मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है गुणवत्ता के नियम, यानी ये इंश्योर करना कि जो कपड़ा बन रहा है वो अच्छी क्वालिटी का हो। और ये क्वालिटी चेक दोनों के लिए था, फॉर द इंटरनल मार्केट, यानी जो कपड़ा इंडिया में बिकेगा, और फॉर एक्सपोर्ट, यानी जो कपड़ा दूसरे देशों में बेचा जाएगा। इसकी जरूरत क्यों थी? सोचो, अगर आप एक मेड इन इंडिया शर्ट खरीदो और वो एक ही वॉश में खराब हो जाए, तो पूरे देश की रेपुटेशन खराब होगी ना। सो गुड क्वालिटी हेल्प्स बिल्ड अ गुड ब्रांड नेम फॉर आवर कंट्री एंड ऑल्सो हेल्प्स अस अर्न मोर मनी फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। अब हम जनरल टेक्सटाइल से आगे बढ़कर एक बहुत ही स्पेशल और लग्जूरियस फैब्रिक की बात करते हैं, सिल्क। इंडिया में सिल्क इंडस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर काम करती है। इसकी रिसर्च के लिए बेंगलुरु में एक स्पेशल लैब है, दी सेरीबॉटिक रिसर्च लेबोरेटरी। यहाँ साइंटिस्ट सिल्क वर्म्स और मलबरी ट्रीज पर रिसर्च करते हैं ताकि हम बेहतर क्वालिटी का सिल्क बना सकें। ट्रेडिशनली, जैसा आप मैप में देख सकते हैं, ये इंडस्ट्री प्राइमरीली इन स्टेट्स जैसे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्सेंट्रेटेड थी। लेकिन अब सरकार इसे ट्राइबल एरियाज यानी आदिवासी इलाकों में भी एक्सपैंड कर रही है। इससे उन एरियाज में भी डेवलपमेंट होगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब आते हैं जूट पर, जिसे द गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इसे गोल्डन फाइबर क्यों कहते हैं? 2 रीजंस हैं। एक तो इसके सुनहरे रंग के कारण और दूसरा इसकी हाई इकोनॉमिक वैल्यू के कारण। और बच्चों, इसमें इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्राइड की बात है। इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री इन जूट प्रोडक्शन इन द एंटायर वर्ल्ड। वी आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स। हम सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं करते, वी आर ऑल्सो अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ जूट प्रोडक्ट्स। इससे बनता क्या है? इससे बनता है क्लॉथ, सैकक्लॉथ यानी बोरी जिसमें हम अनाज और चीनी स्टोर करते हैं, एंड रोप्स यानी रस्सी। आज के ज़माने में जब हम प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करते हैं, जूट जैसा बायोडिग्रेडेबल फाइबर और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें नंबर 1 होना हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, क्राफ्ट्स, कार्स एंड प्रोग्रेस। ये सेक्शन इंडिया की इंडस्ट्रियल जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। एक तरफ हमारे पास है हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, जहां स्किल्ड हैंड्स, हुनरमंद हाथ कमाल की चीजें बनाते हैं, और दूसरी तरफ वी हैव मॉडर्न टेक्नोलॉजी,
एडवांस्ड मशीन्स जो कार्स और ट्रैक्टर्स बना रही हैं, ये दोनों ही इंडिया की रियलिटी हैं। और आज़ादी के बाद सरकार की पॉलिसी थी कि इन दोनों को ही सपोर्ट किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। लेट्स स्टार्ट विद हैंड स्कल्पटिंग यानी मूर्तिकला। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का यानी लघु उद्योग का। इसके फायदे देखिए। पहला, ये भी लेबर इंटेंसिव है यानी इसमें बहुत लोगों को काम मिलता है। दूसरा, इट रिक्वायर्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट, मतलब इस काम को शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती, एक छोटे से कमरे में भी शुरू हो सकता है। तीसरा, इट जनरेट्स मोर प्रॉफिट्स, मुनाफा अच्छा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका फोकस एक्सपोर्ट्स पर है। हमारे हाथ से बनी मूर्तियां पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है, जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलती है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है अर्निंग मनी इन फॉरेन करेंसी लाइक डॉलर्स। और ये विदेशी मुद्रा देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हम ऑयल और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसी चीजें इंपोर्ट करते हैं। अब हमारे इन क्राफ्ट्समैन के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, द मिडलमैन। पहले क्या होता था? गांव का एक क्राफ्ट्समैन, एक कारीगर, एक मिडलमैन या बिचौलिए को अपनी बनाई चीज 100 रुपए में बेचता था। वो मिडलमैन शहर में आकर उसे 1000 रुपए में बेचता था। असली मेहनत करने वाले को तो कुछ नहीं मिलता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिल्ली हाट जैसे मार्केट प्लेसेस बनाए गए। यहाँ रूरल और अर्बन क्राफ्ट्समैन यानी गांव और शहर के कारीगर डायरेक्टली सीधे कस्टमर को अपना सामान बेच सकते हैं। इससे मिडलमैन एलिमिनेट हो जाते हैं और आर्टिजन्स को अपनी मेहनत का एक फेयर प्राइस, एक सही दाम मिलता है। ये सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का एक टूल है। Now let's switch gears from traditional crafts to modern machines, the automobile industry. इस इंडस्ट्री को इंडिया में सनराइज सेक्टर कहा जाता है। ये टर्म एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। What is a sunrise sector? It means a new and rapidly growing industry. मतलब एक ऐसा उद्योग जिसका सूरज अभी उग रहा है और जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आजादी के बाद इंडिया में ये एक नया सेक्टर था। आज इंडिया इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीकल्स ग्लोबली, और हमारी गाड़ियां सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि 40 दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं। दिस शोज द क्वालिटी एंड कंपेटिटिवनेस ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑन द वर्ल्ड स्टेज। अब इस लाइन पर जो फैक्ट लिखा है उसे हर इंडियन को गर्व होना चाहिए। बच्चों, इस लाइन को हाईलाइट कर लो, ये एग्जाम के लिए और जनरल नॉलेज के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इंडियाज ट्रैक्टर इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी। इसको नंबर्स में समझिए, 1/3 ऑफ ऑल ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर्ड ग्लोबली आर मेड इन इंडिया। अगर पूरी दुनिया में 3 ट्रैक्टर बनते हैं तो उनमें से 1 इंडिया में बनता है। दिस इज अ मैसिव अचीवमेंट। इसका कनेक्शन सिर्फ इंडस्ट्री से नहीं, एग्रीकल्चर से भी है। इन्हीं ट्रैक्टर्स ने हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन को सफल बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और आज हमारे ट्रैक्टर्स टर्की, मलेशिया और अफ्रीका के कई देशों में एक्सपोर्ट होते हैं, वहां के किसानों की मदद करते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंडिया। जैसे घर बनाने के लिए आपको ईंट, सरिया, सीमेंट यानी ब्रिक्स, स्टील एंड सीमेंट की जरूरत होती है, वैसे ही एक देश को बिल्ड करने के लिए कुछ कोर इंडस्ट्रीज की जरूरत होती है। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो बाकी सारी डेवलपमेंट का फाउंडेशन यानी नींव रखती हैं। इस सेक्शन में हम ऐसी ही कुछ फंडामेंटल इंडस्ट्रीज जैसे सीमेंट, लेदर और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले द सीमेंट इंडस्ट्री। ये डेवलपमेंट की नींव है, द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि इसके बिना ना हाउसिंग बन सकती है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है देश का बुनियादी ढांचा। इसमें आते हैं रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पोर्ट्स, सब कुछ। ये सब बनाने के लिए सीमेंट चाहिए। इसलिए फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, सीमेंट इंडस्ट्री इज एक्सट्रीमली क्रूशल। जवाहरलाल नेहरू ने बड़े बड़े डैम्स और फैक्ट्रीज को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था, और इन मंदिरों को बनाने के लिए सीमेंट ही सबसे जरूरी चीज थी। और आज हमारी सीमेंट इंडस्ट्री एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सेक्टर है, मतलब हम बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके हाई क्वालिटी सीमेंट बनाते हैं। अब इस स्लाइड पर हम 2 और बिल्डिंग ब्लॉक इंडस्ट्रीज को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट में है लेदर इंडस्ट्री, इट इज अ बिग इंडस्ट्री, और यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। इसका मतलब है कि इस इंडस्ट्री का मेन फोकस एक्सपोर्ट पर है, विदेश में सामान बेचने पर। इससे देश को बहुत सारी फॉरेन करेंसी मिलती है। ऑन द राइट वी हैव द सॉल्ट इंडस्ट्री। इसमें भी इंडिया इज वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। द नंबर्स आर ह्यूज। एनुअल प्रोडक्शन इज 200 लाख टन्स, यानी 2 करोड़ टन्स ऑफ सॉल्ट एवरी ईयर, और उसमें से 60 लाख टन्स आयोडाइज सॉल्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयोडीन की कमी से गॉइटर जैसी बीमारियां होती हैं, और गवर्नमेंट ने इस आयोडाइज सॉल्ट के थ्रू एक नेशनल हेल्थ मिशन चलाया टू फाइट दीज डिजीजेस। चलिए अब हम इस चैप्टर के आखिरी सेट ऑफ इंडस्ट्रीज पर आते हैं, सेक्शन 5, व्हील्स एंड विलेज सेल्फ रिलायंस। इसमें हम 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। एक जो लोगों को मोबिलिटी देती है, आम आदमी को आने जाने की आज़ादी देती है, और दूसरी जो महात्मा गांधी के सपने को पूरा करती है, हमारे गांवों को अंदर से मजबूत बनाती है और सेल्फ रिलायंट बनाती है। लेट्स सी व्हाट दे आर। फर्स्ट, द बाइसिकल इंडस्ट्री।
ये एक ऐसी चीज है जो हम सब की लाइफ का हिस्सा रही है। ये आम आदमी का वाहन है, द कॉमन पर्सनस व्हीकल। एंड हियर टू इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इसके मेन मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं पंजाब और तमिलनाडु, जैसा आप मैप में देख सकते हैं। और पंजाब का लुधियाना शहर इज द मेन सेंटर, द मेन हब ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। इसको याद रखना, दिस कैन कम एज एन MCQ इन योर एग्जाम। और हमारी बाइसिकल्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं, नाइजीरिया, मेक्सिको, केन्या, युगांडा और ब्राजील जैसे देशों में एक्सपोर्ट भी होती हैं। एक सिंपल सी चीज पर देश के लिए एक मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। अब आते हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। इसको प्रमोट करने के लिए एक कमीशन बनाई गई, द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसका मेन गोल क्या था? इसका मेन गोल था महात्मा गांधी के सपने को पूरा करना, टू मेक आवर विलेजेस सेल्फ रिलायंट, यानी आत्मनिर्भर। खादी आज़ादी की लड़ाई का सिंबल था। गांधी जी ने कहा था कि अगर हर हिंदुस्तानी अपने कपड़े खुद बनाए तो हम ब्रिटिश इकोनॉमी को तोड़ देंगे। आज़ादी के बाद इस कमीशन का काम था रूरल एरियाज यानी ग्रामीण इलाकों में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना। कैसे? बाय डेवलपिंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जैसे बी कीपिंग, पॉटरी, हैंडमेड पेपर, जो लोकल मटेरियल और लोकल लोगों को यूज़ करें, ताकि गाँव में ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो और लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। नाउ बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक में एक डू यू नो बॉक्स है। मैं हमेशा कहता हूं दीज बॉक्सेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर एग्जाम्स में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इन्हीं बॉक्सेस से आते हैं। सो लेट्स लुक एट दिस वन। इट्स अबाउट अ स्पेशल स्कीम कॉल्ड द मेगा क्लस्टर स्कीम। ये स्कीम स्पेशली हमारे वीवर्स यानी बुनकारों के लिए बनाई गई है ताकि वो मॉडर्न मार्केट में कम्पीट कर सकें। लेट्स सी हाउ इट हेल्प्स देम। तो ये मेगा क्लस्टर स्कीम बनकरों की मदद कैसे करती है? लेट्स अंडरस्टैंड पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट, इट वर्क्स थ्रू सेल्फ फाइनेंस ग्रुप्स एंड NGOs, यानी ये लोकल लेवल पर काम करती है। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल एंड डिजाइन बैंक्स। इसका मतलब है एक वीवर को अच्छा धागा यानी रॉ मटेरियल और नए नए डिजाइन आसानी से मिल जाते हैं। थर्ड, इट हेल्प्स इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यानी वीवर्स को बेहतर मशीन या टूल्स, जिनको हम लूम्स कहते हैं, खरीदने के लिए फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। एंड फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इट इंश्योर्स द वेलफेयर ऑफ वीवर्स। वेलफेयर का मतलब है कल्याण, यानी उनकी हेल्थ इंश्योरेंस, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनकी सोशल सिक्योरिटी, इन सब चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। All right, students, we have covered all the industries from this chapter line by line. अब टाइम है एक क्विक और पावरफुल रिवीजन का। ये सेक्शन इसलिए है so that every concept, every fact is permanently stored in your mind. चलिए अब इस पूरे चैप्टर को हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रिवाइज करते हैं ताकि आपको फुल मार्क्स लाने में बहुत हेल्प मिलेगी। सो पे क्लोज अटेंशन। ओके, इस टेबल को ध्यान से देखिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की फीचर है 14% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको 14% वाला पॉइंट, हैंडलूम पावरलूम का डिफरेंस और टेक्सटाइल कमिटी एक्ट, ये तीनों लिखने हैं। सिल्क इंडस्ट्री, इसका शॉर्ट नोट आएगा तो आपको स्टेट्स के नाम और बेंगलुरु की रिसर्च लैब का जिक्र करना है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इसका 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, विच सेक्टर इज कॉल्ड द सनराइज सेक्टर। सीमेंट इंडस्ट्री, 2 मार्क्स के लिए इसका इंपॉर्टेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। बाइसाइकिल इंडस्ट्री, लुधियाना इज द मेन सेंटर, ये 1 मार्क MCQ में जरूर आ सकता है। और खादी इंडस्ट्री, गांधी जी का कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल सेल्फ रिलायंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। बच्चों, आई वुड एडवाइस यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए परफेक्ट है। सो वीव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि आज़ादी के बाद सीमेंट, स्टील और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने देश के डेवलपमेंट का फाउंडेशन बनाया, वैसे ही आपकी आज की मेहनत, योर हार्ड वर्क टुडे, इज बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर योर सक्सेसफुल टुमारो। So never stop learning, keep working hard, and keep growing. With this positive thought, we will end today's class. Thank you. This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.